तुम्हारे साथ जीने से कहीं अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ मर जाऊं रजत। लेकिन मैं जानती हूँ मौत ने मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। मेरी किस्मत में तुम्हारे साथ मर मर कर ही जीना लिखा है। तानिया को अपनी शादी को बचाने की आखिरी कोशिश भी बेकार होती दिखाई दे रही थी। जब से रजत ने उसके हाथ में दूसरे विवाह के योग के बारे में सुना था, तब से उसका गुस्सा बढ़ गया था। आए दिन वो किसी न किसी बात पर तानिया को जलील करने लगा था और मौका मिलते ही हाथ उठाने से भी नहीं चूकता था। ऑफिस जाते वक्त घर पर बाहर से ताला लगाकर जाने लगा था। तानिया के लिए रजत को बर्दाश्त करना हद से बाहर होता जा रहा था। उसे आत्महत्या करने के ख्याल भी मन में आने लगे थे। एक बार उसने मरने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी किस्मत इस मामले में भी ख़राब निकली। हाथ की नस काटी ही थी कि पता नहीं दोपहर को कैसे अचानक से रजत आधी छुट्टी लेकर ऑफिस से घर आ गया और वो बच गई। रजत फिर से उसे अपने प्यार का वास्ता देकर समझाने लगा। कुछ दिनों के लिए उसकी शादी फिर से सामान्य हो गई। घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट होना बंद हो गया। रजत ने उसका ख्याल रखना फिर से शुरू कर दिया। तानिया भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी और अपने पत्नी होने की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगी। उसे सामान्य होता देख रजत ने ऑफिस जाते वक्त बाहर से ताला लगाकर जाना बंद कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक दिन शाम को रजत ऑफिस से घर आया तो देखा घर खाली पड़ा था। घर में कोई नहीं था। उसने तानिया के नाम की आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घर का हर एक कोना छान मारा, लेकिन तानिया कहीं नहीं दिखी। गुस्से से उसकी आंखें जलने लगी थी। उसने उसकी अलमारी खोलकर देखी तो वो जो की त्यों पड़ी थी। सिर्फ 2-3 सूट गायब थे। कल ही घर खर्च के लिए 5,000 रुपये निकाल कर लाया था, जो उसने तानिया को अलमारी में रखने के लिए दिए थे। फिलहाल वो अलमारी में नहीं थे। गहने अपनी जगह पर ही थे। बिस्तर के साइड पर पड़े टेबल पर एक डायरी पड़ी थी, जिसके अंदर लिखा हुआ था, मैंने इस शादी को निभाने की बहुत कोशिश की रजत, लेकिन अब मुझ में और हिम्मत नहीं बची है इस शादी को निभाने की। मैंने तुम्हें अपने पूरे दिल से चाहा था। अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की। तुम्हारी पसंद नापसंद को अपनी पसंद नापसंद बना लिया और बदले में तुमने मेरे शरीर पर जख्म दे दिए। तुम्हारे कारण मैंने अपने बच्चे को खो दिया। अब और हिम्मत नहीं है मुझ में तुम्हारी मार खाने की। एक आखिरी एहसान कर दो मुझ पर। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जिस तरह मेरे माता पिता ने मुझे मरा हुआ समझकर मेरा पिंडदान कर दिया, वैसे तुम भी तो मुझे मर्द समझकर मेरा अंतिम संस्कार कर देना। तुम्हें जिससे दूसरा विवाह करना हो कर लेना। मैं कभी तुम पर अपना अधिकार जमाने वापस नहीं आऊँगी। बस एक गुजारिश है, जो तुमने मेरे साथ व्यवहार किया वो उसके साथ मत करना। तानिया। डायरी पढ़कर कुछ देर के लिए रजत की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो फफक फफक कर रोने लगा। तानिया ही तो उसकी दुनिया थी। उसके सिवा अपना कहने के लिए उसके पास कोई नहीं था। तानिया के सिवा उसने ना कभी किसी को चाहा और ना वो कभी चाह सकता था। अपने ही हाथों उसने अपना घर बर्बाद कर दिया था। अगर वो तानिया के साथ अच्छे से व्यवहार करता तो आज वो तानिया और उनका बच्चा सब खुशी से एक परिवार की तरह रहते। सब कुछ ख़त्म हो गया था। कुछ देर शौक मनाने के बाद रजत तेज़ी से उठा। उसने डायरी से वो पेज फाड़कर अपने पास रख लिया और सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिया। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वो इंस्पेक्टर संजय वर्मा के पास चला गया। अरे रजत, आज ऑफिस छोड़कर थाने में कैसे आना हुआ इस वक्त? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है संजय। तानिया इज़ मिसिंग। मतलब? जब शाम को ऑफिस से घर गया तो देखा वो घर में नहीं थी। इसमें घबराने वाली क्या बात है रजत? बाजार गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। वो मेरे बिना अकेले घर से बाहर नहीं निकलती है। फ़ोन भी घर छोड़ कर गई है। समझ नहीं आ रहा कहाँ गई होगी। उसके दोस्तों के घर या फिर उसके मायके फ़ोन करके देखा तूने? उसकी किसी से खास दोस्ती नहीं है और परिवार के नाम पर उसका मेरे सिवा कोई और नहीं है। उसके माता पिता पहले ही उसका श्राद्ध कर चुके हैं। हमारे प्रेम विवाह के कारण ऐसा क्या हो गया जो वो छोड़कर चली गई? तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं, दरअसल बच्चा खो देने के बाद से उसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उसने एक बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। वो तो मैं ऐन मौके पर पहुंच गया और उसकी जान बच गई, वरना पता नहीं क्या होता। मुझे बहुत डर लग रहा है संजय। तू तो जानता ही है दिल्ली कितनी असुरक्षित है लड़कियों के लिए। कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुझे तेरी मदद चाहिए उसे ढूंढने में। संजय ने रजत को पानी दिया पीने के लिए और शांत हो जाने के लिए कहा।
तानिया कोई बच्ची तो है नहीं जो उसे कोई बरगला कर कहीं ले गया होगा। हो सकता है वो अपनी मर्जी से गई हो। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं उसे गए हुए। फिलहाल मैं पुलिस कंप्लेंट लिखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। एक बात कहूँ, बुरा मत मानियो, क्या पता उसका किसी के साथ कोई अफेयर हो और वो उसके साथ चली गई हो। रजत को यह सुनकर गुस्सा आ गया। फालतू की बकवास बंद कर संजय, तानिया ऐसी लड़की नहीं है। मैंने कहा ना वो डिप्रेशन में थी, मुझे लगता है इसी वजह से वो कहीं निकल तो नहीं गई और अब घर वापस आने का रास्ता भूल गई है। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है काफ़ी समय से। फिर यह तो और भी अच्छा है कि वो खुद ही चली गई। मानसिक रूप से बीमार बीवी के पीछे समय खराब करने से अच्छा है कुछ समय बाद कोई दूसरी लड़की देखकर शादी कर ले और ज़िंदगी मज़े से बिता। शर्म आनी चाहिए संजय तुझे। मेरी बीवी खो गई है और तुझे फालतू की बकवास सूझ रही है। दोस्त होने के नाते सलाह दे रहा था, नाराज़ मत हो। ठीक है, लिख देता हूँ कंप्लेंट। कार्रवाई 24 घंटे से पहले नहीं शुरू होगी। कंप्लेंट लिखवाने के बाद रजत घर चला गया था और संजय थाने में बैठकर तानिया के बारे में सोच रहा था। जो एक बार चला गया फिर वो कभी लौटकर नहीं आता है। वैसे भी पुलिस के पास लापता लोगों को ढूंढने के अलावा भी कई काम है। खैर, रजत की पोस्टिंग किसी थाने में तो है नहीं, ये तो साइबर सेल में काम करता है। ये कौन सा सगा है जो इसकी बीवी के पीछे अपना दिमाग ख़राब करूं। वैसे भी जो लड़की अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई वो इसकी क्या होगी। मिल गया होगा उससे कोई नया आशिक, उसके साथ चली गई होगी। रजत संजय के बात करने के तरीके से समझ गया था कि वो इस मामले में कुछ ज़्यादा करने वाला नहीं है। खैर, उसके पास और भी कई तरीके थे तानिया को ढूंढने के। तानिया उसे वापस चाहिए थी किसी भी कीमत पर। रजत को खाली घर काटने को दौड़ रहा था। उसे ज़रा सा भी भान होता कि तानिया उसे छोड़कर भाग भी सकती है तो वो घर पर ताला लगाना छोड़ता ही नहीं। बहुत बड़ी गलती कर दी थी उसने तानिया पर विश्वास करके। जब लोगों को यह पता चलेगा कि तानिया उसे बिना बताए भाग गई है तो उसकी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। तानिया को लोग बेचारी समझेंगे और उसके चरित्र पर उंगली उठाएंगे। उसे ये भी डर था कहीं ना कहीं मन ही मन कि तानिया के यूं उसे इस तरह छोड़कर जाने को लोग उसकी मर्दानगी से ना जोड़कर देखने लगे। कहीं ऑफिस में लोग उसका यह कहकर मजाक न उड़ाएं कि अरे देखो, रजत की बीवी उसे छोड़कर भाग गई। ज़रूर ये अपनी बीवी को बिस्तर पर खुश नहीं रख पाता होगा। रजत का दिमाग इस वक्त जितना उल्टा सोच सकता था वो सोच रहा था। यह अलग बात थी कि इस समय भी वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था, बजाय यह सोचने की कि उसकी बीवी कहाँ किस हाल में होगी। 5,000 रुपये से वो कितने दिन तक अपना गुजारा कर पाएगी। वो मन ही मन बुदबुदाने लगा। बड़ी चालाक निकली तानिया तुम तो, जानबूझकर फ़ोन साथ नहीं लेकर गई। पता था तुम्हें साथ फ़ोन लेकर गई तो जल्दी पकड़ में आ जाओगी। आखिरकार उस पंडित की बात सच निकली। पता नहीं तुम अपने आशिक के साथ भागी हो या फिर आशिक की तलाश में भागी हो। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वैसे भी जब तक मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम्हारी दूसरी शादी होने से तो रही, और तलाक मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। भागो जितना भाग सकती हो। एक अकेली जवान औरत के लिए वैसे भी ज़िंदगी आसान नहीं है। मेरे घर में मेरे साथ तुम महफूज थी, लेकिन बाहर हर कोई मौका तलाश रहा होगा तुम्हारा शिकार करने के लिए। कब तक बचा पाओगे तुम खुद को लोगों की हवस का शिकार बनने से। मेरे ऊपर कोई उंगली उठे इससे पहले लोगों में फैला दूंगा कि तुम मानसिक तनाव में थी बच्चे को खोने की वजह से, और तुम डिप्रेशन के चलते घर छोड़कर चली गई। बड़ी ही अजीब सी हालत हो गई थी रजत के दिमाग की। एक तरफ तो वो तानिया को याद करके रो रहा था और दूसरी तरफ उसके बारे में जितना बुरा सोच सकता था उतना सोच रहा था। उसके दिए धोखे को उसका पौरुष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे और औरतें अपने पतियों की मार खाते हुए उनके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं, वैसे तानिया भी गुजार देगी। उसे लगा था अब तक तो तानिया की हिम्मत टूट चुकी होगी, लेकिन वो गलत निकला। उस रात उसने खाना नहीं खाया। दिल का एक हिस्सा तानिया की याद में तड़प रहा था, उसे कोस रहा था उसने तानिया के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया कि वो उसे छोड़कर चली गई। जैसा भी था रिश्ता उनका, लेकिन एक बात तो सच थी कि उसने तानिया के अलावा कभी किसी और को नहीं चाहा था और तानिया ने भी उसे दिल से चाहा था। मानसिक अवस्था तानिया की नहीं उसकी ख़राब थी, जिसने उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन लोगों के आगे वो यह सच स्वीकार भी तो नहीं सकता। समाज के आगे उसकी एक सुंदर छवि है जिसे वो बिगाड़ नहीं सकता। माफ़ करना तानिया, मेरे पास इस समय तुम्हें मानसिक रोगी घोषित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। रजत सुबह उठते ही तानिया को आवाज़ लगाते हुए रसोई में गया। जब रसोई में नहीं दिखी तो बाथरूम की तरफ ढूंढता हुआ गया। जब कहीं नहीं दिखी तो एहसास हुआ
वो तो कब की उसे छोड़कर जा चुकी है। अलमारी खोलकर उसकी साड़ियों को देखने लगा और देखते देखते एक बार फिर से रो पड़ा। उसकी जान पहचान के एक बड़े अफसर थे, वो उनके पास गया था तानिया के बारे में बात करने के लिए। उन्होंने संजय को बुलाकर खास ताकीद की थी रजत की मदद करने के लिए। संजय के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। संजय और रजत ने सभी हॉस्पिटल छान मारे थे, यह सोचकर कि कहीं तानिया के साथ कोई दुर्घटना ना हो गई हो। पता नहीं तानिया कहाँ चली गई थी। उसका पता लगाना रजत के लिए असंभव होता जा रहा था। ना तो वो फ़ोन लेकर गई थी अपने साथ और ना ही एटीएम कार्ड। आखिर वो उसको ट्रैक करता भी तो कैसे। बस अड्डे और रेलवे स्टेशन की फुटेज भी उसने निकलवाई, लेकिन तानिया उसे कहीं नहीं मिली। आखिर तानिया गई कहाँ? आसमान निकल गया उसे कि या फिर ज़मीन निकल गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आजकल वो दिन रात उसी की तलाश में भटक रहा था। संजय तानिया को ढूंढते ढूंढते परेशान आ चुका था। उसने एक बार फिर से रजत को कहा, कहीं तानिया के माँ बाप ने उसे छुपा कर तो नहीं रख लिया अपने घर में। एक बारी वहाँ जाकर देखने में क्या हर्ज है। रजत को मालूम था तानिया वहाँ नहीं होगी, फिर भी वो संजय के साथ उसके घर चला गया देखने के लिए। आखिर वो बार बार उसको मना भी तो नहीं कर सकता था। तानिया के बारे में पता चलते ही उसके माता पिता ने रजत को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हमने कितना समझाया था तानिया को तुझसे शादी नहीं करने के लिए, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और हमारे खिलाफ जाकर उसने तुझसे शादी कर ली। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तानिया के साथ अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही है। अगर आज अपने माँ बाप की सुनी होती उसने, उसके साथ यह नहीं होता। वो हमारे यहाँ नहीं आई है। अगर वो आती भी तो हम उसे पनाह नहीं देते अपने घर में। वो हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने इस लड़के से शादी की थी। हमारा उससे अब कोई वास्ता नहीं है। उसे हमारे घर ढूंढने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बोल उसके पिता के थे। उसकी माँ एक कोने में खड़े होकर आंसू बहा रही थी। जाहिर सी बात है उसकी माँ को बोलने की इजाज़त नहीं थी और ना ही उनकी घर में इतनी अहमियत थी कि वो अपनी बेटी का पक्ष ले पाती। संजय को तो यह सब सुनकर दिल में ठंडक पड़ रही थी, लेकिन रजत के दिल में आग सुलग रही थी। अगर कोई और मौका होता तो उसके माँ बाप को अच्छे से जवाब देता, लेकिन यह सही समय नहीं था उन्हें जवाब देने का। इसलिए वो चुप होकर रह गया। संजय ने एक बार फिर दबे शब्दों में उसे समझाते हुए कहा, सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेगा रजत, उतना तेरे लिए अच्छा होगा। तानिया कोई 16 साल की गांव की लड़की नहीं है, दिल्ली की पढ़ी लिखी लड़की है। वो जहां भी गई होगी सोच समझ कर गई होगी। हफ्ते से ज़्यादा हो गया है उसकी तलाश में भटकते भटकते। उसे भूल जा और अपने भविष्य के बारे में सोच। रजत ने कुछ कहा नहीं और वैसे भी इस समय वो कुछ कहने के मूड में नहीं था। कभी कभी कुछ न कहना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है विषम परिस्थितियों में। रजत ने तानिया का मोबाइल अच्छे से छान मारा था, लेकिन उसकी सर्च हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उसके लापता होने का सुराग देता। खैर, आस पड़ोस में, ऑफिस में सबको पता चल चुका था कि तानिया अपने डिप्रेशन के चलते घर छोड़कर जा चुकी है। उसकी परफेक्ट पति होने की छवि अभी भी समाज में बरकरार थी। लोग उससे सहानुभूति से पेश आ रहे थे। उसकी तानिया को ढूंढने की कोशिशों को लोग सराह रहे थे। बाहरी जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन घर पर आते ही तानिया की याद उसे सताने लगती। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता, रात उसके बिना काटे नहीं कटती थी। हर समय उसका दिमाग बस उसी के बारे में सोचता रहता था कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। एक सप्ताह पहले की बात, तानिया रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी कि काश रजत आज ऑफिस जाते वक्त बाहर से ताला लगाना भूल जाए। आखिर एक दिन भगवान ने उसकी सुनी ही ली। रजत बिना ताला लगाए ऑफिस चला गया। दरवाज़ा खुला देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने एक बैग में थोड़े से कपड़े भरे, अलमारी से कैश लिया और एक छोटा सा खत लिखकर घर से बाहर निकल गई। हमेशा के लिए रजत को अलविदा कहकर। वो जानती थी 5,000 रुपये बहुत कम हैं उसके लिए ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए, वो भी तब जब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही दिमाग में भविष्य को लेकर कोई योजना है। लेकिन इस वक्त शुरुआत करना ज़रूरी था, फिर अंजाम जो भी हो। वो सबसे पहले अपने मायके गई थी एक आखिरी बार अपनी माँ से मिलने। दिल्ली छोड़ने से पहले काफ़ी देर घंटी बजाने के बाद जब उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो वो हैरान रह गई अपनी बेटी को दरवाजे पर खड़ा देखकर। दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी मम्मी ने उसे जल्दी से अंदर बुला लिया और अपने कमरे में ले गई। घर में कोई नहीं था, उसके पापा और भाई ऑफिस गए हुए थे। उसने अपनी मम्मी को रोते हुए सारा हाल बताया। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर उनके मन में उसके प्रति सारी नाराज़गी पल भर में ख़त्म हो गई थी।
लेकिन वो थी तो एक औरत ही, उनके घर में उनके फैसलों की कोई अहमियत नहीं थी। वो रोते हुए तानिया से माफ़ी मांगने लगी। मम्मी, आप माफ़ी मत मांगिए, मैं यहाँ पनाह लेने नहीं आई हूँ, बस दिल्ली छोड़ने से पहले आपसे मिलने का मन किया, इसलिए चली आई। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मेरे लिए एक गलत फैसले ने हमारे पूरा परिवार बिखेर कर रख दिया। संतान गलत हो सकती है लेकिन माँ बाप नहीं। हमारी भी तो गलती है जो हमने तुझसे मुंह मोड़ लिया। मैंने तेरे पापा को कई बार समझाया लेकिन तेरे पापा ने तो तुझे सच में मरा हुआ समझ लिया है। हर घर में एक रजत है जो अपनी इच्छानुसार औरत को चलाना चाहता है। फ़र्क इतना है कि किसी में रजत ज़्यादा है और किसी में कम। अगर हम तेरा साथ देते तो तुझे इस दर्द से ना गुजरना पड़ता। तुझसे ज़्यादा गलती हमारी है तानिया, हम तेरे माँ बाप हैं, हमें बड़ा दिल रखकर तेरी गलती को माफ़ कर देना चाहिए था। अगर तेरे साथ तेरा परिवार खड़ा होता तो उस रजत की इतनी हिम्मत नहीं होती तेरे साथ इतना दुर्व्यवहार करने की। तानिया, ये कुछ पैसे हैं, तू ले जा, तेरे काम आएंगे। मम्मी, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, मेरे पास हैं, ये मेरे अपने जोड़े हुए पैसे हैं, तू रख ले, तेरे काम आएंगे। उन्होंने तानिया को कुछ पैसे और खाने का सामान देकर विदा कर दिया था। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने घर में किसी से नहीं किया था। तानिया घर से तो निकल गई थी लेकिन जाना कहाँ था कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ रजत की नज़रें कभी उस पर तलाश ना पाएं। किसी गांव कस्बे में जाकर बसना चाहती थी। दिल्ली से बाहर अकेले कदम नहीं रखा था और शादी के बाद तो दिल्ली तक में कहीं अकेले जाने की आदत छूट चुकी थी। फिलहाल दिमाग में कोई योजना नहीं थी कि आगे कहाँ जाना है। वो बस दिल्ली से दूर जाना चाहती थी। दिल जिस ओर लिए जा रहा था वो अपने कदम उस तरफ बढ़ाए जा रही थी। शाम के 7 बज चुके थे और वो इस वक्त रजत के घर से बहुत दूर थी। वो मनाली की बस में बैठ चुकी थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि अब तक तो रजत घर आ गया होगा और उसे उसके गायब होने के बारे में पता भी चल गया होगा। बहुत गुस्से में होगा लेकिन जब तक वो उसकी तलाश में जुटेगा तब तक वो दिल्ली की सीमाओं को छोड़ बहुत दूर निकल चुकी होगी। ना जाने आगे किस्मत में क्या लिखा है। बस अब जो भी हो अच्छा हो उसके साथ, कुछ बुरा ना हो। काफ़ी सीटें खाली थी बस में, उसके साथ वाली सीट पर भी कोई नहीं था। मन में इतना डर था कि उसने चेहरे से मास्क भी अभी तक नहीं उतारा था। उसे पहाड़ बचपन से पसंद थे। अक्सर मजाक में उसके पापा उससे कहते थे, तानिया तुझे पहाड़ इतने पसंद हैं, लगता है भविष्य में तेरी शादी के लिए मुझे पहाड़ी लड़का ढूंढना पड़ेगा। अपने पापा को याद कर। उसकी आंखें भर आई। 2 साल से ज़्यादा हुए थे उसे पापा और भाई को देखे हुए। सब उसे घर में कितना प्यार करते थे। पापा को पुलिस वाले और वकील पसंद नहीं थे और उसने उन्हीं में से एक को जीवन साथी चुन लिया था। उसके एक गलत फैसले ने सब कुछ तबाह कर दिया था। उससे गलती हो गई थी रजत को परखने में। पता नहीं उसका मनाली जाने का फ़ैसला भी सही था या नहीं। हिल स्टेशनों में वो सही रहने से लेकर खाना तक सब कुछ महंगा होता है। इतने कम पैसों में वो कब तक रह पाएगी वहाँ पर, यह भी सोचना ज़रूरी था। वो मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि उसे एक सस्ती सी जगह मिल जाए रहने के लिए और जीविका चलाने के लिए एक नौकरी। यही सब सोचते सोचते तानिया की आंख लग गई थी। करीब 10 बजे एक लड़के की आवाज़ ने उसे नींद से जगा दिया। उसने अपना टिकट दिखाते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, आप जिस विंडो सीट पर बैठी हैं वो मेरी है। तानिया सॉरी कहते हुए चुपचाप उठकर बाहर वाली सीट पर आकर बैठ गई। उस शख्स ने बैठते ही अपने खाने का पिटारा खोल दिया और लगा मुंह चलाने। तानिया ने सोचा एक चिप्स का पैकेट खाएगा और खाकर चुपचाप सो जाएगा, लेकिन एक पैकेट ख़त्म होते ही उसने दूसरा खोल दिया। प्लीज़ आप कम आवाज़ करके खा सकते हैं, मुझे सोने में परेशानी हो रही है। यह बस है, आपका घर नहीं जो यहाँ आप अपने घर का सुकून तलाश कर रही हैं। एक भूखे इंसान को खाने से रोकना अच्छी बात नहीं है। तानिया की आज पहली रात थी रजत के बिना और वो इसे शांति से सोकर गुजारना चाहती थी। वो बिना कोई बहस किए अपनी सीट पर सिमट कर सो गई थी। वैसे भी बहस करने की आदत छोड़े हुए लगभग 3 साल हो गए थे और इस आदत को छुड़वाने का श्रेय भी रजत को ही जाता था। पहाड़ शुरू हो चुके थे। बस घुमावदार सड़कों से होते हुए गुजर रही थी। बस कंडक्टर ने सफ़र की शुरुआत नहीं, सबको काले रंग के प्लास्टिक बैग्स पकड़ा दिए थे ताकि जिसको उल्टी हो वो ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सके। तानिया को रात 12 बजे करीब अचानक से उल्टियाँ होने लगी। उसकी उल्टियों की आवाज़ सुनकर साथ वाले लड़के की नींद खुल गई और वो उसकी तरफ हैरान परेशान होकर देखने लगा। एक्सक्यूज़ मी कहकर वो उठ गया और कंडक्टर के पास जाकर उसे उठाने लगा। कंडक्टर गुस्से से बोला, क्या बात है भाई, नींद क्यों ख़राब कर रहा है?
अभी अभी आंख लगी थी। भैया मेरे साथ जो मैडम बैठी हैं उन्हें उल्टियाँ हो रही हैं, एक प्लास्टिक बैग दे दो ज़रा, मुझे डर है वो कहीं सीट पर उल्टी ना कर दें। इतनी ही चिंता हो रही है तो अपने वाला दे दे तब तक, मैं तो बस में देर से चढ़ा था, मुझे तो दिया ही नहीं आपने। रुक 2 मिनट देता हूँ ढूंढ कर। कंडक्टर को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। बड़बड़ाते हुए उसने प्लास्टिक की थैली थमा दी। उसके हाथ में उस लड़के ने जाकर तानिया को प्लास्टिक बैग देते हुए कहा, आप वो बैग बांधकर मुझे दे दीजिए और यह वाला ले लीजिए। तानिया में इस वक्त बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसने उसे इशारे से मना करते हुए कहा, आप रहने दीजिए, मैं खुद फेंक दूंगी। तानिया शुक्रिया कहने ही जा रही थी कि उसे फिर से उल्टी होने लगी। कुछ देर बाद जब उसे उल्टियाँ होना बंद हो गया तो उसने उसके हाथ से वो गंदे प्लास्टिक बैग्स लिए और कंडक्टर के पास जाकर खड़ा हो गया। भैया ये बाहर फेंकने। कंडक्टर ने गंदा सा मुंह बनाकर ड्राइवर को बस की रफ्तार हल्की करने के लिए कहा। रफ्तार हल्की होते ही उसने वो बैग्स बाहर फेंक दिए और आकर तानिया के साथ बैठ गया। तानिया ने बैग से पानी की बोतल निकाली और पीने लगी। अब वो पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सम्राट ठाकुर है और आपका, उसने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया। मैं तानिया भारद्वाज। रजत का नाम उसने अपने नाम से अलग कर दिया था। अब वो तानिया भारद्वाज थी, शादी से पहले वाली तानिया। सम्राट तानिया का नाम सुनकर मुस्कुरा उठा और मन ही मन सोचने लगा, तानिया कितना प्यारा नाम है। उसने तानिया की तरफ देखा तो वो सो चुकी थी। उसे सोता हुआ देख वो भी सो गया। सुबह 8 बजे एक होटल पर जाकर बस रुकी चाय नाश्ते के लिए। कुछ लोग बस से नीचे उतरकर फ्रेश होने चले गए और कुछ लोग गर्मा गर्म चाय का आनंद लेने लगे। बाहर ठंड थी। तानिया ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। एक कोने में पड़ी टेबल पर वो अकेले बैठी हुई चाय का इंतजार कर रही थी। सम्राट को ना जाने क्यों पर उसके चेहरे को देखने की उत्सुकता हो रही थी। वो तबीयत पूछने के बहाने उसके वाले टेबल पर जाकर बैठ गया। आपकी तबीयत कैसी है अब तानिया? ठीक हूँ, एक बार फिर से शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। सम्राट जवाब में हल्का सा मुस्कुरा दिया। आपको कोई एतराज़ तो नहीं अगर मैं यहाँ बैठकर चाय पी लूँ? नहीं नहीं। तानिया ने चाय पीने के लिए जैसे ही अपने चेहरे पर से दुपट्टा हटाया, उसकी नज़र अपनी चाय को छोड़कर उसके चेहरे पर जम गई। वो उसे टकटकी लगाए देखने लगा। उसे अपनी तरफ इस तरह टकटकी लगाए देखते हुए वो असहज महसूस करने लगी थी। आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? माफ़ कीजिएगा प्लीज़, आप मुझे गलत मत समझिए। दरअसल मुझे लग रहा है जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। बस मैं वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने आपको कहाँ देखा है। वो आंखें बंद करके सोचने लगा। वो अपने सामने बैठी तानिया भारद्वाज को उस चेहरे के साथ मिलाकर देख रहा था जो उसके अतीत से जुड़ा हुआ था। देखने में तो काफ़ी हद तक वही तानिया भारद्वाज लग रही थी, लेकिन तब की तानिया भारद्वाज और जो उसके सामने बैठी थी उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो खुशमिजाज आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी और यह लड़की शरीर से बीमार और चेहरे से काफ़ी दुखी लग रही थी। वो इतनी सुंदर थी और उसके चेहरे पर कोई चमक ही नहीं थी। तानिया उसे नज़रअंदाज करती हुई बस की तरफ जा ही रही थी कि तभी कंडक्टर की आवाज़ आई, बस ख़राब हो गई है, थोड़ी देर में चलेगी, जिसने खाना पीना है वो आराम से बैठकर खा ले। सारे पैसेंजर गुस्से से बड़बड़ाने लगे। पहले ही इतनी धीरे चला कर लाया है और अब इसकी बस ख़राब हो गई है। तानिया के पास दोबारा बैठने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। वो सम्राट की ओर न देखते हुए पहाड़ों की तरफ देखने लगी। हल्की हल्की धूप निकल आई थी। देवदार और चीड़ के पेड़ों से भरे पहाड़ खूबसूरत लग रहे थे। ठंडी हवा और धूप का संगम अच्छा लग रहा था। दूर दूर तक फैले पहाड़ उसे आज़ादी का एहसास दिला रहे थे। तभी सम्राट ने उससे कहा, अब याद आया आपका चेहरा मुझे किसकी याद दिला रहा है? मेरी स्कूल टीचर का। उनका नाम भी तानिया भारद्वाज था। तानिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन से स्कूल से पढ़े हुए हो तुम? मॉडर्न स्कूल रोदी रोड। तानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और उसके मुस्कुराते ही उसके गाल पर पड़ते डिम्पल्स और भी गहरे हो गए। मैंने उस स्कूल में 2 साल पढ़ाया था। वो मेरा पहला स्कूल था। मैं तो 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाती थी। तुम कौन सी क्लास में थे? मैं 12वीं में था जब आपने स्कूल ज्वाइन किया था। आप हमें इंग्लिश पढ़ाती थी। चेहरा तो तुम्हारा भी जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि तुम्हें कहाँ देखा है। सॉरी सम्राट, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन मैं यह देखकर हैरान हूँ कि तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। यह सुनकर सम्राट मुस्कुराने लगा। कोई बात नहीं मैम, वैसे भी एक टीचर के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स के चेहरे याद रखना आसान नहीं है, लेकिन मुझे अपनी आधे से ज़्यादा टीचरों के चेहरे याद हैं। सम्राट मन ही मन सोच रहा था, आपका चेहरा कैसे भूल सकता हूँ तानिया मैम। आप पर मेरा क्रश जो था, मैं तो इंग्लिश पढ़ते वक्त किताब कम और आपको ज़्यादा देखा करता था।
तानिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कभी सम्राट को स्कूल में पढ़ाया था। वो देखने में उससे ज़्यादा छोटा नहीं लग रहा था। सम्राट ने तभी उसे फ़ोन पर स्कूल के फेसबुक ग्रुप में पूरी क्लास की फ़ोटो दिखाते हुए कहा, ये देखिए मैम, हमारी क्लास की ग्रुप फ़ोटो को सेशन के आखिरी में खींची गई थी। इसमें आप भी खड़ी हैं प्रिंसिपल मैम के साथ, और यहाँ नीचे वाली लाइन में मैं बैठा हुआ हूँ। अब आपको कुछ याद आया कि नहीं? फ़ोटो देखकर तानिया के दिमाग में उसके स्कूल की पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। फ़ोटो से एकदम अब तुम अलग दिखते हो, काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हो। यह सुनकर सम्राट मुस्कुराने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, उसके सामने उसकी तानिया मैम बैठी हुई हैं। जीवन में लिया एक गलत निर्णय आपको कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर देता है। तानिया यही सोच रही थी, अगर रजत से शादी नहीं होती तो वो आज दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ा रही होती और आत्मनिर्भर होती, अपने परिवार की छत्र छाया में होती, ना कि इस तरह चोरों की तरह भागकर इधर उधर भटक रही होती। जिंदगी से क्या चाहा था और क्या मिल गया? तानिया को शून्य में देखते हुए सम्राट ने उसे टोकते हुए कहा, आप कहाँ खो गई मैम? कहीं नहीं, आज तुमसे मिलकर मुझे स्कूल के दिन याद आ गए। काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी उस स्कूल से। आप मनाली में कहाँ ठहरने वाली हैं? पता नहीं कोई होटल बुक नहीं किया है? दरअसल मैं यहाँ घूमने के लिए नहीं, बसने के लिए आई हूँ। मैंने दिल्ली छोड़ दी है। सम्राट को समझ नहीं आ रहा था वो क्या प्रतिक्रिया दे। यह सुनकर उसे तान्या की बातें थोड़ी अजीब लग रही थी। उसके माथे पर लगा सिंदूर देखकर वो शादीशुदा लग रही थी, लेकिन मनाली वो अकेली आई थी, वो भी घूमने के लिए नहीं, बसने के लिए। आजकल के समय में जब इंसान के हाथ में फ़ोन 24 घंटे रहता है, यह बड़ी अजीब सी बात थी कि उसने कल रात से उसके हाथ में एक बार भी फ़ोन नहीं देखा था और ना ही उसे किसी से बात करते सुना। चेहरे से भी वो दिखने में कुछ बीमार सी लग रही थी। लगता है कुछ गंभीर बात है, लेकिन पहली मुलाकात में किसी के निजी जीवन के बारे में पूछना भी ठीक नहीं है। उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैम मेरा ओल्ड मनाली में होम स्टे है, आप चाहें तो वहाँ रह सकती हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे यहाँ कमरे का किराया कितना है? आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। शुक्रिया सम्राट, दरअसल मेरा बजट बहुत कम है और मेरी सबसे पहली वरीयता है नौकरी ढूंढना। पता नहीं कितने दिन होटल में रुकना पड़ जाए, इसलिए पूछ रही हूँ कमरे का किराया कितना है। मैंने कहा ना, आप उसकी चिंता मत कीजिए, जैसे ही आपकी नौकरी लगेगी आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, मैं लेने से मना नहीं करूँगा। शुक्रिया सम्राट, तुमने तो मेरी सारी समस्या ही हल कर दी। कुछ ही देर बाद कंडक्टर ने आवाज़ लगानी शुरू कर दी थी, बस ठीक हो गई है, सभी जल्दी से बस में चढ़कर बैठना शुरू करो, 5 मिनट से ज़्यादा बस किसी का इंतज़ार नहीं करेगी। सभी लोग फटाफट से बस में चढ़कर बैठ गए। सम्राट इससे पहले कि तानिया से बात करना शुरू करता, तानिया सो चुकी थी। वो उसे सोते हुए देखकर हैरान था। वो ऐसे निश्चिंत होकर सो रही थी जैसे जन्मों से ना सोई हो। उसे तानिया को देखकर कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। बात करते करते वो अचानक से कहीं खो जाती थी। वो यह सोचकर हैरान परेशान हो रहा था कि अगर वो मनाली में बसने के लिए आई है तो बिना किसी होटल बुकिंग और नौकरी के कैसे अचानक से यहाँ रहने आ सकती है। माथे पर लगा सिंदूर तो यही कह रहा था कि वो शादीशुदा है। अगर वो शादीशुदा है तो यहाँ अकेले क्या कर रही है, और वो भी बिना फ़ोन के? कहीं ऐसा तो नहीं ये दिल्ली छोड़कर नहीं वहाँ से भाग कर आई हैं? मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ घंटों बाद, मैम उठ जाइए, मनाली आ गया है। सम्राट की आवाज़ सुनते ही तानिया चौंक कर उठ गई। उसके पास एक पिट्ठू बैग के अलावा कुछ नहीं था, जबकि सम्राट एक हफ्ते के लिए दिल्ली गया था और उसके पास एक अच्छा खासा सूटकेस था। तानिया की हालत देखकर उसे मन ही मन उससे सहानुभूति हो रही थी। बस स्टॉप पर उसका ड्राइवर उसे लेने आया हुआ था। दोनों उस गाड़ी में बैठकर उसके होम स्टे की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में तानिया ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कार थी तो तुम मनाली से दिल्ली बस से क्यों गए? इतना लंबा ड्राइव करना, वो भी अकेले, बड़ा बोरिंग हो जाता है और साथ ही थकाने वाला भी। इसलिए मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो बस से ही जाता हूँ। कुछ ही देर में सम्राट का होम स्टे भी आ गया था। एक बहुत बड़ा कंपाउंड था, उसमें 2 इमारत बनी हुई थी। एक इमारत पर मन्नत होम स्टे लिखा हुआ था और एक पर सम्राट का नाम। होम स्टे बहुत ही खूबसूरत था, 2 मंजिला इमारत में बना हुआ था। बाहर एक बड़ा सा बागीचा था, इसमें गुलदाउदी के बड़े बड़े सुंदर फूल लगे हुए थे और साथ ही सेब और खुबानी के पेड़ भी थे। सम्राट का घर बिल्कुल हिमाचली स्टाइल में बना हुआ था, जिसमें लकड़ी और पत्थर का बखूबी इस्तेमाल किया गया था। दोनों इमारतें हिमाचल के कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से दर्शा रही थी। सम्राट उसे सीधा अपने घर की तरफ ले गया। उसका नौकर छोटू झट से उनके लिए चाय ले आया था। करीब 11-12 साल का लड़का होगा। छोटी छोटी आंखें थी उसकी और उस पर मोटे मोटे गाल। तानिया को छोटू देखने में ही बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसे ही उसने पूछ लिया, छोटू तुम स्कूल जाते हो कि नहीं?
उसने शर्माते हुए कहा, जाता हूँ दीदी, छुट्टी हो जाने के बाद यहाँ आ जाता हूँ। मेरी मम्मी यहाँ खाना बनाती है। इतना कहकर वो झट से भाग गया। बहुत प्यारा है छोटू। यह सुनकर सम्राट मुस्कुराने लगा। प्यारा तो है लेकिन बहुत शरारती भी। अभी आप नई नई आई हो ना, इसलिए आपसे शर्मा रहा है। कुछ दिनों बाद पता चलेगा आपको कि वो कितना शरारती है। सम्राट में थोड़ा आराम करना चाहती थी। ओ सॉरी, मैं बातों बातों में भूल ही गया। उसने छोटू को आवाज़ लगाई और तानिया को गेस्ट रूम में ले जाने के लिए कहा। सम्राट, तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर रहे हो। तुम्हारे घर में रहने की बजाय मैं होम स्टे में रहना पसंद करूँगी। दरअसल होम स्टे में सभी कमरे फुल हैं और उनके खाली होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि पहले से ही एडवांस बुकिंग हो रखी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको मुफ्त में नहीं रखने वाला हूँ। जितने भी दिन आप यहाँ रहेंगी उसके पैसे मैं अपने हिसाब से ले लूँगा। इतना तो मैं अपने टीचर के लिए कर ही सकता हूँ। वैसे इस घर में मैं अकेला नहीं रहता, मेरी दादी भी रहती है। बाकी छोटू और उसके माता पिता भी यही रहते हैं, सर्वेंट क्वार्टर में। सम्राट पहले उसे अपनी दादी से मिलवाने ले गया था। नमस्ते दादी, देखो तो किसे लाया हूँ आपसे मिलवाने। दादी ने आंखों में चश्मा और कानों में सुनने की मशीन लगा रखी थी। नमस्ते बेटा। दादी कानों की मशीन ठीक लगाने लगी। कौन है ये लड़की? मेरी टीचर है दादी, इनका नाम तानिया भारद्वाज है। उन्होंने मुझे 12वीं क्लास में इंग्लिश पढ़ाई थी। अच्छा, घूमने आई हैं क्या? टू बी कंटिन्यूड।